मेरी बुआ एक 40 साल की खूबसूरत औरत थी, लेकिन देखने में अभी भी जवान लगती थी। वह हमारे यहाँ नौकरानी का काम करती थी, लेकिन वह मुझे अपना मानती थी। एक दिन हुआ, कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे पैरों की तेल से मालिश कर देती हूँ। मैं उनको बार बार मना करता रहा कि नहीं बुआ, रहने दो, लेकिन वह जिद करके मेरे कमरे में आ गई और तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने लगी। मालिश करते करते उसका हाथ मेरे पैरों के ऊपर आने लगा, जिससे मेरे जज्बातों में हलचल मचाने लगी। फिर एक नज़र हुआ कि आंखों में देखा तो उनकी आंखों में वह प्यास थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर अचानक से वह मेरे ऊपर आ गई, जिससे मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका और बुआ को पूरी रात। मेरा नाम राजा है और मेरी उम्र अभी 20 साल है। मेरी बुआ बहुत ही खूबसूरत थी, वह मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी बुआ को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, उसका मुझे देखने का नज़रिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए दुबई चले गए। इसी बीच मेरी माँ ने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। दूसरे दिन सुबह के 10 बजने वाले घर की घंटी बजी। उस वक्त मेरी मम्मी और पापा दुबई जाने के लिए घर से निकल गए थे। उसी वक्त मैं जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक बड़ी ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी कि इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है ना। मैंने कहा हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैं उस औरत को फ़ौरन अपने घर के अंदर बुला लिया, लेकिन वह औरत कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकली। जितनी वह देखने में सुंदर थी, उतनी ही वह शातिर भी थी, क्योंकि उसे फ़ौरन पता चल जाता था कि घर में क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। फिर मैं अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि घर पर एक नौकरानी आई है, तो माँ ने कहने लगी कि हाँ, मैंने उसे तुम्हारे मदद के लिए भेजा है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर मन की भी शंका दूर हो गई। दिन भर में काम के बाद जब शाम को नौकरानी को कम से छुट्टी का समय हो गया, उस वक्त नौकरानी कहने लगी, राजा, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तब मैंने उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि आप दूसरे के घर में काम करने वाली औरत हैं। इसके अलावा आपकी दूसरी पहचान क्या हो सकती है? मैंने इस बात पर वह कहने लगा, मैं इस घर की नौकरानी बनकर ज़रूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली हुई बुआ हूँ। मेरे नाम से जानी जाती थी। मेरे नाम कविता है। मैं तुम्हें बचपन में बहुत खिलाया करती थी। मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने बुआ को मेरे पास भेजा था, लेकिन यह बात मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कविता जी मेरी बुआ है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती। उस दिन मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन उनका नाम याद था, इसलिए जैसे ही कविता बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे उनके स्पर्श से एक अलग ही एहसास होने लगा। उस दिन मैं इतने सालों के बाद अपनी मुंह बोली बुआ से मिला था, इसलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें पहचान लिया हूँ तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उस वक्त शाम के 7-8 बज रहे थे, तो मैं बुआ से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है तो आप जा सकती हैं, लेकिन कल समय के से काम पर आ जाइएगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, राजा बेटा, मेरे पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कम भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए कमरा दे दो तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैं अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि हमारे घर में बहुत कमरे खाली पड़े हैं, तुम उनमें से एक कमरा उसे दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो वह तुम्हारा हर अच्छे से काम कर दिया करेगी। तुम्हें भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वह अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं गई थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ी दे दी। फिर मैं उनसे कहा कि माँ के कमरे में आप अपने कपड़े बदल लें। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर के बाद मैं माँ के कमरे में वापस चला गया, क्योंकि मुझे उनके कमरे से चार्जर लेना था। उसी वक्त मैं यह भूल गया था कि बुआ कमरे में कपड़े बदल रही हैं। जब बुआ को कपड़े बदलते देखा तो मैं फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन बुआ को मुझे देखकर कोई भी शर्म नहीं आई। वह चुपचाप अपने कपड़े पहन रही थी। फिर उन्होंने कहा कि राजा, यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो और मुझसे बताओ कि तुम्हारी माँ की है साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तभी वह मुझे अपने पास मुझे बुला रही थी, लेकिन मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बुआ देखने में बहुत सुंदर और जवान लग रही थी। उनकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह एक जवान लड़की की तरह लग रही थी।
कुछ ही देर में वह मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उसे पुरानी साड़ी में बुआ बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर आए 15 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगी। मुझे बचपन की बातें याद आने लगी। उस वक्त मैं बहुत ही भावुक हो गया था, क्योंकि बचपन की याद ही ऐसी होती हैं कि वह हमें भावुक होने पर मजबूर कर देती हैं। बुआ ने मुझे बचपन की याद दिलाकर मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। एक दिन मैं नहाकर अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था कि तभी बुआ वहां पर आ गई और कहने लगी, राजा, लो आज मैं तुम्हें मारी मालिश कर देती हूँ। बुआ की ऐसी बातें सुनकर मैं बिल्कुल ही हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं बुआ, मैं खुद से कर लूँगा, मुझे दूसरों से शर्म आता है। फिर मैं बुआ से कहा, आप मालिश का काम छोड़िए, आप किचन में जाकर यह देखिए कि नाश्ते में क्या बनना है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह मुझे मालिश के लिए जिद करती रही। मैंने सोच लिया था कि वह चाहे कितना भी जोर दे दे, मैं उससे मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे शर्म आती थी। मैंने एक नज़र बुआ को गौर से देखा। वह उदास होकर बैठ गई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि तुम्हें मेरे हाथ से मालिश नहीं करवाया, लेकिन मुझे कपड़े पहनाने दो। मैं चुपचाप उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें अपने कपड़े पहनाने दिया। फिर मुझे कपड़े पहनाने लगी। वह मुझे कपड़े पहनाने के बाद मेरे बाल भी बनाने लगी। उस वक्त मेरे मन में बहुत खूबसूरत बुआ को देखकर कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन बुआ मेरे लिए मेरे घर के सदस्य की तरह है, इसीलिए मैं उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता था। एक दिन मैं बुआ से कहा कि आप इस घर को अपना ही समझें। फिर वह वैसे ही रहने लगी जैसे सच में वह उनका अपना घर हो। एक दिन शाम को दोस्तों के साथ मैं जो एक पार्टी में जा रहा था। फिर बुआ ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर वह कहने लगी कि तुम मुझे घर का सदस्य समझते रहते हो और पार्टी में अकेले जा रहे हो, कभी कभी अपनी बेचारी बुआ को भी कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। फिर मैं उनसे कहा कि मैं अपने आप को बाहर घुमाने के लिए ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अच्छे से तैयार होकर एक भारतीय नारी की तरह मेरे साथ चलना होगा। मेरी इस बात पर वह बहुत तैयार हो गई। फिर मैंने माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी निकालकर बुआ को दे दिया और कहा कि इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि वह पार्टी बड़ी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि बुआ की सुंदरता की चमक ने मुझे चौंका दिया था। मुझे लगा कि वह उम्र दराज औरत है, लेकिन वह तो बहुत ही भला की खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे से पूरी साड़ी नहीं बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक हॉट मॉडल की तरह मेकअप भी किया था, जिससे वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा था जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें सारे हद नाजुक और लचीला लग रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उनके वजूद पर पड़ा तो मैं शर्म से अपना सर झुका दिया। फिर जैसे ही बुआ मेरी तरफ बढ़ी, उनका उस पर हिले वाले सैंडल से निकल गया और वह मेरे ऊपर आ गई। अब उनकी सुंदरता की खुशबू मेरे पैर चारों तरफ फैल गई, जिससे मेरे वजूद में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी दुनिया ही बदलने वाली है। मैं बुआ को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुआ मेरे ऊपर से उठ ही नहीं पा रही थी। फिर मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे कुछ अजीब सा चुभन होने लगा। तब मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपने जो सजावट अपने ऊपर किया है उससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। मैंने कहा कि आप अपना हील वाला सैंडल उतार कर रखें। फिर मैं अपनी माँ का एक सिंपल सा सैंडल दिया जो कि बिना हील के था। उसे ही बुआ को पहनाकर अपने साथ चलने लगी। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नज़र बुआ के ऊपर ही थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सच मुझे गर्लफ्रेंड की तरह ही लग रही थी, इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका है। उनसे गलतफहमी दूर करने की बजाय और सब पैदा कर दिया था। मेरे सभी दोस्तों से उन्होंने बताया कि मैं राजा की दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैं उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो अपने दोस्तों को यह बात करके थोड़ा सा बेकाबू होना चाहिए था कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती थी। तो मैं सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यदि तुम्हें सब पसंद नहीं आया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जैसे ही बुआ ने मुझे यह कहा तभी मैंने कहा कि आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी किया वह सही था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ,
जब तुमने 7 साल के थे तब से मैं तुम्हारी देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता चल गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। उसे दिन के बाद से बुआ मेरी दोस्त बन गई। फिर मैं उनसे बोला कि अब आपको मेरी बुआ बनने की उम्र भी बीत गई और आपको बुआ कहने में मेरी उम्र भी बीत गई। फिर वह कहने लगी कि फिर तुम मुझे कविता कर कहकर बुलाना, यह हम दोनों के लिए ही सही रहना है। वह एक उम्र दराज महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की की तरह लग रही थी। इसीलिए तो मेरे मुंह से कविता बड़े ही प्यार से निकल गया। अब बुआ मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। उस वक्त हम दोनों थक चुके थे, इसलिए घर पहुंचते ही हम अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैं असमंजस में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तभी बुआ मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन रखने को कहा। वह कहने लगी कि जब तुम्हारी बुआ घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझे यह भी पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है। फिर बुआ ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात हुआ मेरे कमरे में आई। फिर वह मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे सिर को तेल से मालिश करूंगी। जैसे उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरे पीठ पर चला गया। मेरी माँ के पास यह सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसी तेल की मालिश की थी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हुआ अपने हाथों से मेरे सर को तेल मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि बुआ मेरे पैरों के पास सो रही है। यह देख मैं घबरा कर उठ बैठ। फिर मैं बुआ को जगाया। मैंने उनसे कहा कि आज यहाँ मेरे पैरों के पास क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कल जब मैं तुम्हें तेल की मालिश कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह बुआ ने मुझे एक सवाल किया जिससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था, जैसे तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती है? क्या तुम्हें कभी मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे यही नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिल पाता है। इन सब के प्रेरित मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर बुआ ने अपना सिर हिला और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठकर तभी घर की घंटी बजी। मम्मी पापा दोनों खड़े थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश था। जब मैंने और पापा दोनों घर आए तो पापा की नज़र भी कविता बुआ के ऊपर ही थी। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और बुआ भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पापा की नज़रें उस पर से हटने के लिए मैं पापा की गली से लग गया। माँ कविता जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैं उनसे उसी दिन रात को भोजन करते समय मैं पापा को फिर से अलग ही नज़र से कविता जी को और देखते देखते जा रहे थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं। उसका इस तरह से कविता जी को घूमते हुए मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन कविता बुआ अभी भी किचन की सफाई कर रही थी। किचन की सफाई करने के बाद अभी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया, क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ तो था। बुआ मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैं उनसे कहा कि आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपका राजा। इस पर बुआ कहने लगी कि तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा सा डर गई। फिर वह पूछने लगी कि बताओ, कुछ काम था क्या? मैंने कहा नहीं बुआ, कोई काम नहीं था, हमने आज ज़्यादा बात नहीं की, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। वह मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं बना था, जबकि बुआ हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता बना देती थी। आज न तक मुझे नाश्ता नहीं मिला था, इसलिए मेरा सोए में यह देखने के लिए गया कि नाश्ते में देर क्यों हो रही है।
मैं जैसे किचन में गया तो देखा कि बुआ अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। फिर वह कहने लगी कि तेरे पापा, वह आगे कुछ खाने के लिए बनाने ही वाली थी कि तभी तेरे पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सिर मोरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए थे तब से पापा की बुरी नज़र कविता जी पर थी। मैं उनकी बुरी नज़र साफ देख सकता था। कविता बुआ सिर्फ मेरी बुआ ही नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच तो दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई थी। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे कविता बुआ को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधे कविता बुआ के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पिताजी कविता जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे पैसे रख दिए थे। यह देखकर मुझे लगा कि कहीं पापा ने कविता बुआ के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं सोने लगा कि पिताजी उन्होंने अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था। कविता बुआ उस वक्त पापा से कह रही थी कि जब तक मैं राजा से नहीं मिलेगी तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद कविता बुआ मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने पापा से कहा कि आप कविता बुआ के साथ क्या कर रहे थे। मैंने पापा से सवाल किया तो वह मम्मी भी आ गई। जब उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। माँ और पिताजी के चेहरे पर और अधिक परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कहने लगे कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और आपने कविता जी के साथ क्या किया है। तभी कविता जी मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर वह मुझसे कहने लगी कि राजा, एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। जब से मैं घर में आई हूँ तब से मैं तुम्हें इन लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते इतना कहकर कविता बुआ मुझसे चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी बड़ा करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब मैं आशा जी से कहा कि बेहतर होगा कि तुम भी चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। तभी अचानक कविता बुआ मेरे मन पर चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं राजा को तुम्हारी सारी सच्चाई बताकर रहूँगी। फिर वह कहने लगी कि राजा, तुम अपनी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तो मेरी बड़ी जेठानी की बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम सुनीता है। सुनीता कुछ साल पहले इस घर में काम करने आई थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को उसके मालिक ने गोद ले लिया था। अब मैं तुम्हारी दूसरे की देखभाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छे से देखभाल करूँगी। तुम अभी मेरे साथ चलो। इतना सुनने के बाद मैं कविता बुआ को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आप मेरी बुआ भी होंगी, लेकिन मैं आपको साथ आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। आप ये गलत कह रही हैं कि मैं मेरे पिता का नहीं हूँ। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप उन्हें सच बता देंगे। मैं उनका बेटा नहीं हूँ, इसलिए वह मुझे खोने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपको मुँह से ऐसे सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे सोच से भी अधिक जीवन दिया है। फिर माँ और पिताजी बुआ को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने मुझसे छुटकारा पा लिया, क्योंकि वहाँ उसकी देखभाल वही कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उसने कुछ साल पहले मेरे माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया था। उन्होंने मेरे बड़े भाई को ठीक से देखभाल नहीं की। उसने ऊंची संस्कार नहीं दिए थे और इसीलिए आज उसकी हालत ख़राब थी। बुआ ने इधर उधर से चोरी करके पैसे कम कर अपना मनोरंजन कर रही थी और अभी वह मेरे माता पिता से पैसे हटने के लिए भी आई थी। उसने घर से कुछ गहने भी चुरा लिए थे। वह उसे भी संतुष्ट नहीं थी, तो उनसे ने मेरे माता पिता से 10 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन इस बार मेरे माता पिता ने उसे इतना बड़ा रकम देने से मना कर दिया, इसलिए बोली धमकी दे रही थी। माँ और पापा उससे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी। पर जैसे उसकी सच्चाई सामने आया तो मेरे मन में उसके लिए वह सारा प्यार एक झटके से निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद ले लिया। कविता बुआ को पैसे दिए थे, लेकिन मैं उन पैसों को ठीक से रख नहीं पाई। वह मेरे बड़े भाई को उचित परवरिश नहीं दे पाई।
अगर उन्होंने समय रहते अपने पैसे और समय की कदर की होती तो आज उनका बेटा बेहतर रास्ते पर होता और निश्चित रूप से उतना ही बड़ा नाम रोशन करता। लेकिन बुआ ना तो उसे अच्छे संस्कार दिए और ना ही अच्छी शिक्षा दी, इसलिए आज उन्हें झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। कहते हैं कि रिश्ते पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि बच्चों को पैसों से अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा तो मिल सकता है, लेकिन पैसों से कभी अच्छे संस्कार नहीं मिल सकते। झूठ बोलकर आप कुछ वक्त के लिए वह सब सुख पा सकते हैं, लेकिन फिर एक समय के बाद उससे कहीं ज़्यादा आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती। इसलिए आप सब कह रहे हैं कि आपने किसी निजी फ़ायदे के लिए झूठ ना बोलें। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।